तो चिल्ड्रन वी डिड स्टैंडर्डाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन का एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। आपके घर में बच्चों आटा जरूर आता होगा, और कुछ घरों में सो कॉल्ड वीट आती होगी, और वो नौकर को बेच के आप खुद जाके उसको क्रश करवाते होंगे। तो वीट की जो बेस्ट क्वालिटी इंडिया में होती है उसको बोलते हैं K68। और जो आटा मतलब गेहूं पीसने की चक्की होती है, वहां पे जनरली बोला जाता है K68 गेहूं का ही आटा दो। K68, 68 इज 68 एंड के। तो ये ग्रेडिंग होती है बेसिकली, गॉट इट क्लियर। तो अगर हम इसको बेस्ट क्वालिटी बोले चिल्ड्रन, तो हो सकता है एक रेस्टोरेंट की चेन खुल जाए जो बोले कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड यूसेज जो आटे का होता है वो K68 वीट का होता है। समझ में आ गया? तो इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग एज वेल। चलिए, सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सबको समझ में आ गया बच्चों क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उस स्कूल का एक स्टैंडर्ड है फी को लेकर, कि अगर किसी के पेरेंट डिफेंस में जॉब करते हैं तो उनके बच्चों को 25% डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ गया? जो बच्चे 100% प्रीवियस ईयर के क्लास में अटेंडेंस मेंटेन करेंगे उनको नेक्स्ट ईयर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सो कॉल्ड अगर ऐसा होने लग जाए तो बच्चे स्कूल भी डेली आएंगे कम से कम। खाली बैठे हैं घर में, कोई काम नहीं, चलो स्कूल ही चलते हैं, काम भी है तब भी स्कूल चलते हैं, क्योंकि फी में 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये अक्रॉस ऑल क्लासेस स्कूल की ऑल ब्रांचेस में है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर रूल विच विल बी एप्लीकेबल एट ऑल द टाइम्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप इसी को बोलते हैं सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स बेसिकली। इतनी बात समझ में आ गई? मैगी का एग्जाम्पल ले लेते हैं चिल्ड्रन। इन द मंथ ऑफ अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मैगी वालों को लगता है कि भाई हमारी सेल कम है, और ये पिछले 5 साल से उन्होंने फील किया। उनकी रिसर्च बोलती है कि अगर आप 10% क्वांटिटी बढ़ा दें तो बाबा रामदेव जी के जो आटा नूडल्स हैं वो कम बिकेंगे और मैगी ज्यादा बिकेगी। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? और अगर मैगी के एडवर्टाइजमेंट में किसी मम्मी टाइप एलिमेंट को ले आए तो मैगी की सेल बढ़ सकती है। खोपड़े में बात गई। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में जितना भी मैगी का पैकिंग होगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट देंगे कि 10% एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? पक्का? नेक्स्ट, Amazon का एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब Amazon आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है चिल्ड्रन, जो वेंडर की पैकिंग है वो तो रहेगी रहेगी, उसके ऊपर एक पैकिंग Amazon वाले अलग से करके भेजेंगे, और ये लिखेंगे कि अगर ये पैकेट टैम्पर्ड है तो आप इसको कृपया करके एक्सेप्ट ना करें। समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म? चलो, so either it is for human beings or it is for machine, they will create a specific rule for everything children। इसी स्पेसिफिक रूल को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। तो आपके स्कूल की डायरी में स्कूल के टाइमिंग्स होते होंगे। समर टाइमिंग्स लेट अस से 7 to 1 PM, विंटर टाइमिंग्स 8 to 2 PM। तो ये सब बच्चों के लिए या सिर्फ कुछ बच्चों के लिए है? सबके लिए। तो इट्स अ स्टैंडर्ड टाइम। और हर टीचर को स्कूल ने बोल दिया कि भाई जो बच्चों का टाइम होगा आपको उसके 10 मिनट पहले आना पड़ेगा। तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर एवरीबडी। आपके स्कूल ने फिक्स किया कि जो भी टीचर आएगा लीव वैकेंसी में, फ्रेश अपॉइंटमेंट, कैसे भी, हम पहले एक हफ्ते उसको एक ट्रेनिंग देंगे कि भाई हमारे स्कूल में काम करने का तरीका क्या है। उसके बाद उसको टाइम टेबल पकड़ाया जाएगा और फिर उसको क्लास में भेजा जाएगा। और हर टीचर जो भी पढ़ाएगा प्लान डायरी में अपडेट करेगा, अटेंडेंस लेगा अपने लेक्चर में, चाहे वो सब्जेक्ट टीचर हो चाहे क्लास टीचर हो, कोई भी हो। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टैंडर्ड्स। तो एक स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग इज फिक्स चिल्ड्रन। इस स्पेसिफिक प्रोसेस को भी आप क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। आपके घर में लॉजिक है कि भाई 8 बजे तक खाना बन जाएगा। अगर किसी को डिनर नहीं करना तो 7 बजे से पहले बता दीजिए। बाद में बताया तो खाना तो बन जाएगा आपका, आप कल सवेरे नाश्ते में वही खाएंगे। इट्स अ स्टैंडर्ड। खोपड़े में बात गई, स्टैंडर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है चलो कंफर्म? चलिए, सिंप्लीफिकेशन। अगर किसी भी चीज के प्रोसेस को बड़ा टिपिकल बना देंगे आप चिल्ड्रन, तो जो आपके सुपर स्किल्ड लेबर्स हैं वो तो काम कर पाएंगे, बट नॉर्मली जो सेमी स्किल्ड लोग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। सो इफ आई गिव यू द नोट्स, नोट्स में क्या मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर दूं जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है? फायदा क्या सर, वो तो किताब में है ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिल्टर आउट करके दूंगा, जो फालतू का इंट्रोडक्शन वगैरह की बकवास है वो चीज नहीं मिलेगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो मान लीजिए कि मैंने एक क्लास का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया
दैट भाई आपको एमसीक्यू टेस्ट गूगल क्लासरूम के थ्रू मिल जाएगा, दूसरे टेस्ट आपको फिजिकली क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं उसको 40-40 मार्क्स में बांट के लूंगा, बिकॉज मैं पूरा सिलेबस अभी थोड़ा टेस्ट कर रहा हूं आपसे। एंड द लैंग्वेज टू बी यूज इन द क्वेश्चन पेपर शुड बी द स्टैंडर्ड लैंग्वेज व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन द बोर्ड। अब बोर्ड का एमसीक्यू का पैटर्न है, एक क्वेश्चन के 4 जवाब, मैं एक के 5 पूछ लूं, क्या ये सही तरीका है ट्रेनिंग करने का? नो। तो इट इज सब स्टैंडर्ड अप्रोच और इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। सब स्टैंडर्ड अप्रोच समझ में आ गया? तो सर स्टैंडर्डाइजेशन तो समझ गए, सिंप्लीफिकेशन क्या है? जूम को इस्तेमाल करना एकदम आसान है, कोई भी बच्चा यूज कर सकता है। बट अगर मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और आपको भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अगर यूज करना है एज अ स्टूडेंट, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपको भी लाइसेंस्ड विंडोज लेना पड़ेगा। तो क्या आप जैसे स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल होगा? बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर गूगल क्लासरूम इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए, तो क्या आप मेरे एमसीक्यू टेस्ट का सबमिशन कर पाएंगे? नो। तो टेक्निक फॉर एवरीथिंग शुड बी वेरी सिंपल। इंडक्शन कुकर आपने देखा है, क्या बड़ा अजीबोगरीब तरीका उसको ऑपरेट करने का। एनी गृहिणी कैन ऑपरेट, और वही टेक्नोलॉजी वायरलेस चार्जर में भी एप्पल वालों ने दे दी बेसिकली। नहीं समझे बात को? सो अननेसेसरी वैरायटी ऑफ गुड्स अगर आप बेचते हो सिर्फ इसलिए कि आपका एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाए, बट दैट फेच इज वेरी 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 स्मॉल और नील वॉल्यूम ऑफ सेल्स, तो क्या आपको ऐसा धंधा पानी करना चाहिए? नो। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चिल्ड्रन, सैमसंग नाम तो सुना ही होगा, रेडमी का भी नाम आपने सुना होगा, वीवो का भी नाम सुना होगा, टोप्पो का भाई ओप्पो का भी नाम सुना होगा, और आपने रियलमी का भी नाम सुना होगा। अब यहां पे दलिद्रों को अलग कर देते हैं। रियलमी, वीवो, ओप्पो, ये अलग है बच्चों, और सैमसंग एंड रेडमी अलग है। बीकेसी कॉरपोरेशन का नाम शायद आपने सुना होगा, चाइना की कंपनी है चिल्ड्रन। कुछ बिजनेसमैन ने अपना एक कॉन्ग्लोमरेट, कार्टल, पूल, ग्रुप, किट्टी पार्टी बना ली है, और ये लोग बल्क में सामान खरीदते हैं सप्लायर से। सैमसंग से स्क्रीन खरीदते हैं ये लोग, प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का सब लोग लगाते हैं। तो बेसिकली, ये मेरे मुंह की आवाज नहीं है, कुछ इडियट्स हैं जिनको मोबाइल फोन इस्तेमाल करना नहीं आता पब्लिक प्लेस में, तो वो भूल जाते हैं उसको वाइब्रेशन मोड पे डालना। चलते हैं आगे बच्चों। अब मैं ये नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, इसको फॉलो कर लीजिएगा आप। तो ये बीकेसी एंटरप्राइजेस जो है, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट मैन्युफैक्चरिंग रियलमी, वीवो एंड ओप्पो। और प्रैक्टिकली वीवो और ओप्पो के तो ओनर भी एक ही हैं, सिर्फ दो ब्रांड्स अलग अलग थे। और इन्होंने भारत सरकार के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के रूल को भयंकर चूना लगाया, भयंकर बेवकूफ बनाया। पान की दुकान पे बोर्ड लगा दिया वीवो और ओप्पो का, एडवर्टाइजमेंट तो हो गया, बट एडवर्टाइजमेंट के जो चार्जेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देने थे वो दिए ही नहीं। जब कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई, तब न्यू दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये तो चीटिंग की इन्होंने। पान की दुकान पे लिख दिया वीवो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल, और नीचे मुन्ना पान शॉप, महेश सिगरेट शॉप एंड ऑल दैट। तो एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, और हमने एडवर्टाइजमेंट चार्जेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिए ही नहीं। ये जरूर किसी एमबीए का दिमाग रहा होगा। तो बाद में जब इनके ऊपर पेनल्टी साबित हुई, तो इन्होंने फर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिए। हमने तो पान वाले को बोला था भाई बोर्ड लगा लो, व्हाट इट क्लियर, उसी ने स्टिकर छाप दिया। कितने पान वालों से पेनल्टी लेंगे, बच गए। तो ये लोग कंबाइंड तरीके से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और मोबाइल बनाते हैं। ढेर सारी इनकी वैरायटी आती है, वीवो के ढेर सारे मॉडल्स, ओप्पो के ढेर सारे मॉडल्स, रियलमी के, सैमसंग के भी कुछ कम नहीं है, और रेडमी के भी कुछ कम नहीं है। कौन सी कंपनी है जो हर साल सिर्फ एक मॉडल बनाती है चिल्ड्रन? एप्पल, दैट इज आईफोन। अब ये चार तीन बनाने लग गए हैं। जैसे मान लीजिए इट इज आईफोन 15, फिर 15 प्रो, फिर 15 प्रो मैक्स। मैंने कहा बस यही शांत हो जाओ, नहीं तो ये लोग तो 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा, 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा, सौरभ सर ये सब भी बना सकते थे। तो क्यों एप्पल ये काम नहीं करता जो ये लोग करते हैं चिल्ड्रन? क्योंकि एप्पल को पता है कि हमारे यही मोबाइल इतने एक्सपेंसिव हैं, तो लोग एक ही पीस खरीदेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि सैमसंग के 4 मोबाइल 20-20 हजार के एक घर में गए तो एप्पल के भी 4 जाएंगे, जरूरी नहीं। अगर जाएंगे तो ऐसी हाई इनकम ग्रुप की क्लाइंटेल बहुत कम है। मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए मम्मी के लिए पापा ने क्या खरीद लिया, 15 प्रो मैक्स, और अपने लिए 15। कह रहे नहीं ठीक है, मेरे कौन किट्टी पार्टी में जाना है, मेरे कौन अंकल लोग को जलाना है,
मम्मी को तो जलाना भी है। गॉट इट। देखिए मैं सही बात बता रहा हूँ, चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने। गॉट इट क्लियर। जब लेडीज लोग की अलमारी खुलती है, क्या पहने समझ ही में नहीं आ रहा, और जब कहीं कार्ड आता है, हाय राम क्या पहन के जाएंगे, अलमारी खोलो तो कपड़ा रखने की जगह नहीं इनके पास। गॉट इट क्लियर। ये वीडियो मम्मी को मत दिखाइएगा, या इतना पोर्शन कट करके आगे दिखा दीजिएगा, इतना ही ना कट करके दिखा दीजिएगा। तो मम्मी के लिए क्या खरीदा? 15 Pro Max, और अपने लिए 15। और आपने अगर आई क्विट की धमकी उनको नहीं दी है, तो आपको कहें बेटा तुम रेडमी ले लो, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तुमको तो फोटो ही खींचने, कौन मोबाइल इस्तेमाल करना है, या ये ओप्पो और वीवो ले लो, ये सिर्फ फोटो ही अच्छी खींचते हैं बस, कॉलिंग वगैरह तो आप भूल ही जाए। खैर, तो इन दैट केस अब इस फैमिली में आईफोन तो दो ही लिए गए, बट मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां पे सबके पास रेडमी का फोन है, सबके पास सैमसंग का फोन है। तो एप्पल यूजेस अ सिंप्लीफाइड अप्रोच। अननेसेसरी वैरायटीज ये प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, ये एक पर्टिकुलर सो कॉल्ड डायरेक्शन में ही फोकस करना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? इसी में स्टैंडर्डाइजेशन भी बता देता हूं फिर से एक बार। आपने आईफोन खरीदा बच्चों, और उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई, तो एप्पल का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, अगर वारंटी पीरियड में सेम कॉन्टिनेंट के अंदर आपने एप्पल का मोबाइल बदला, मतलब रिपेयर करने के लिए दिया, दे डू नॉट रिपेयर इट, रादर दे रिप्लेस इट विद द लेटेस्ट एग्जिस्टिंग मॉडल। मतलब सर 14 खरीदा था आपने अगस्त में, अक्टूबर में 15 लॉन्च हो गया, फरवरी में आपका आईफोन 14 खराब हो गया। अब 15 का अगर प्रोडक्शन नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है विद इन 15 डेज, तो वो आपको लेटेस्ट मॉडल दे देंगे। समझ में आ गई बात? सर रिपेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर रिपेयरिंग की बात आई और शोरूम के अंदर मोबाइल खुल गया या सर्विस सेंटर में, वो सर्विस सेंटर वाला अपनी दुकान खोल लेगा और कल को रिपेयरिंग करने लग जाएगा। और एप्पल नहीं चाहता कि हमारा फोन कोई लोकल इंसान खोल के हमारे सीक्रेट्स लीक करे। बट कुछ लोग, क्या इंडिया में काफी लोग आज ऐसे हैं जो आईफोन लोकल लेवल पे भी रिपेयर कर देते हैं। कोई भी मोबाइल फोन सैमसंग का हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो चिल्ड्रन, जब आप किसी कंपनी के शोरूम में उसको रिपेयर कराते हैं, कॉस्ट इज वेरी हाई। इवन कार को भी अगर आप ऑथराइज शोरूम में रिपेयर कराएंगे सर्विस सेंटर में, कॉस्ट इज वेरी हाई, बट लोकल लेवल पे रिपेयर कराएंगे तो इट इज लेस। ऐसा क्यों होता है? लोकल लेवल पे मेजोरिटी पीपल यूज लोकल छाप सामान, या अगर ब्रांडेड यूज भी करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं आती जितनी सर्विस सेंटर में आएगी। तो मान लीजिए आपने अपनी कार का मिरर चेंज करवाया, अब ऑथराइज सर्विस स्टेशन पे जाएंगे, तो भाई वहां पे जो मिरर बदला गया उस पर 28% जीएसटी भी है। लोकल छाप वाले ने बिना जीएसटी पे किए मिरर खरीदा है, तो 28% का तो कॉस्ट का डिफरेंस यहीं पे आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, समझ में आ गया? पक्का? तो आप किसी हॉस्पिटल में गए जुकाम का भी इलाज कराने, भाई पहले तो आपको 500 रुपए की डॉक्टर की पर्ची कटानी ही कटानी है, चाहे डॉक्टर आपको 100 की दवाई दे चाहे 1000 की दे। बट नॉर्मल डॉक्टर के पास जुकाम के लिए तो वो ऐसे ही आपको बता देगा, कोई पैसे नहीं लेगा। तो सम हॉस्पिटल्स आर देयर जहां पे हर चीज का इलाज है, सम हॉस्पिटल्स आर स्पेसिफिकली फॉर किडनी के ट्रीटमेंट के लिए, ओनली फॉर हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ सब के लिए। डिपेंड करता है आपका मार्केट कैसा है। समझ में आ गया? तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं वो छठी से लेके 12वीं तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 11th 12th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। तो अपना अपना मार्केट है, एंड दैट इज सिंप्लीफिकेशन। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो अगर आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्ट अननेसेसरी वैरायटीज को इन्वॉल्व नहीं करता, तो फायदा क्या होगा चिल्ड्रन? मेनी प्लेसेस योर कॉस्ट वुड बी सेव। तो एप्पल को कोई बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, एक ही मॉडल बनाते हैं फोन का बस। व्हाट इट क्लियर? उसी में वेरिएंट्स आ गए। सैमसंग है, एम सीरीज का भी एडवर्टाइजमेंट करवाना है, अल्ट्रा सीरीज का भी एडवर्टाइजमेंट करवाना है, वो पेन वाला है, फोल्डिंग है, अंदर चला गया, क्या क्या नाटक है उनके फोनों में। समझ में आ गया? तो वो लोग मेरे से ही बोल रहे थे, अरे आपको फोल्ड फोन खरीदना था, मैंने कहा दो है, इसी बीच में टेप लगा दें, फोल्ड फोन बन गया। और मेरा फोल्ड तो और अच्छा है, एक तरफ iOS एक तरफ एंड्रॉयड, ये भी फोल्ड फोन हो गया। तो ये सब नौटंकियां हैं, और इन सब के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, इनके इन्वेंट्रीज को मेंटेन करने के लिए एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। स्टोर में जाइए, बोलिए आईफोन का 15 मॉडल 12 GB या 8 GB में अवेलेबल है, या तो वो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कितना स्टॉक आया था, कितना पड़ा है, कितना बिक गया। सैमसंग का ये वाला मॉडल इतने कॉन्फ़िगरेशन में है, वेट करिए चेक करके बताते हैं, क्योंकि इतना स्टॉक था शॉपकीपर को भी याद है ही नहीं। तो दैट इज नॉट अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस। समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ गए? चलिए,
सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझना क्या, अननेसेसरी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को आप रिमूव करें, अननेसेसरी वैरायटी को रिमूव करें, सिर्फ वही बेचें जो सबसे ज्यादा बिकता है। तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स की बात करें, जब इंडिया में लॉन्च हुआ था सबसे ज्यादा कौन सा बर्गर बिकता था चिल्ड्रन? आलू टिक्की। और आलू टिक्की पे ही वो फोकस भी करते थे क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर और कुछ नहीं खाएगा। मेनी अ टाइम्स यू मस्ट बी गोइंग टू वेरियस रेस्टोरेंट, मेन्यू में तो 500 आइटम छपा हुआ है, वेटर कह रहा है नहीं सर ये भी नहीं है, नहीं सर ये भी नहीं है, फिर आप मेरा डायलॉग यूज करेगा, ताला है, कहेगा हाँ सर लगा के जा रहे हैं। तो आपके रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो जाएगी अगर कस्टमर ने 10 चीजें मांगी उसमें से 6 आपने मना कर दी। तो इसीलिए आप स्पेसिफिक सामान बेचिए जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं। बहुत बड़ा झुआ भर मतलब अबंडेंट आइटम्स वाला मेन्यू बनाने की जरूरत नहीं है। तो सूप है 15 वैरायटी के, मैनचाओ है, टोलेमॉन सूप है, ये है, सर सिर्फ टोमेटो सूप है, तो लिखेगा है उतना दिखाने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए। और जब ढेर सारी चीजें आप लिखते हैं बट अवेलेबल नहीं होती तो आपकी बेइज्जती होती है, आपकी गुडविल भी कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? फंक्शनल फोरमैनशिप, सर समझ गए, किसी घर में फंक्शन है, 4 लोग शिप से आएंगे, ये होता है फंक्शनल फोरमैनशिप। आपको हंसी आ रही है? मैंने कितनी बॉडी कॉपी में सब आंसर देख डाले होंगे। गॉट इट क्लियर? ग्लोबलाइजेशन का एक बार आंसर आईएससी 2001 के पेपर में पूछा गया था, बच्चा पता है क्या लिख के आया था? इट मींस इंक्रीज इन वर्ल्ड टूरिज्म, ये ग्लोबलाइजेशन का आंसर मिला था। तो बड़े भयंकर भयंकर आंसर लिखते हैं लोग, क्योंकि कुछ बेवकूफ टीचर्स बोलते हैं बच्चों को बेटा कुछ भी लिख के आना, नंबर कुछ नहीं मिलेंगे आपको। व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप? फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है बच्चों, प्लानिंग का काम अलग सुपरवाइजर करेगा, एग्जीक्यूशन का काम अलग। समझाता हूं आसान भाषा में। आपके घर में बड़े भैया की शादी है, दादाजी दादी जी पापा एंड मम्मी विल डू द प्लानिंग, चाचा जी, समझ में आ गया, आप लोग मेरे को भी इनवाइट कर लीजिएगा, विल डू व्हाट? एग्जीक्यूशन। तो दादाजी वुड से संजय बैंड प्रयागराज में कटरा में बहुत बढ़िया है, चाचा जी कहेंगे मैं जाके बात कर लूंगा। समझ में आ गया? आप चिंता मत करिए। मम्मी कह रही है ज्वेलरी वो काट लेन से लेंगे, चाची जी कह रही हैं हमारी जान पहचान है जिनके पास तनिष्क का फ्रेंचाइज है, हम जाके ले आएंगे, भाभी जी आप परेशान मत होइए, अपनी भी उसमें सेटिंग कर लेंगे थोड़ी सी। इट इज एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग। समझ में आ गया? ईद में किसको किसको इनवाइट करना है, दिवाली में किसको किसको नहीं इनवाइट करना है, ये सब काम दादाजी और पापा डिसाइड कर रहे हैं। मम्मी और दादी निकलनी, पीआरओ होती है ना घर की, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, व्हाट इट क्लियर, पंचौरेबाज, तो ये मोहल्ले में जाके अलग अलग घरों में बोलेंगे यू आर कॉर्डली इनवाइटेड। बगल वाली भाभी जान यू आर कॉर्डली नॉट इनवाइटेड, बेटर डोंट कम, नहीं तो हमने कुत्ते भी मंगाए किराए पे। तो इन दैट केस मम्मी और दादी माँ जो इनविटेशन का काम कर रही है, व्हाट दे आर डूइंग चिल्ड्रन? एग्जीक्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो प्रिंसिपल इन द स्कूल विल डू प्लानिंग, टीचर्स इन चार्जेस अंजाम देंगे इन चीजों को, इट इज व्हाट? एग्जीक्यूशन। तो हमने स्पेशलाइज्ड लोगों के बीच में उनके लायक का काम उनको दे दिया। तो अगर बच्चों फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं होगी तो डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो जहां पे फिट बैठेगा, आई रिपीट, जो जहां पे फिट बैठेगा उसको वो काम देंगे। तो अगर आपको अपने बड़े से ऑफिस के लिए कैंटीन चाहिए कि एम्प्लॉय बार बार ऑफिस के बाहर कूद कूद के ना जाए, तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, चौथे फ्लोर और 8वें फ्लोर पे कैंटीन खुलवा दीजिए। इज दैट क्लियर? कैंटीन अपनी खुद चलाइए ताकि कॉस्ट कम हो। बाहर से किसी को हायर करेंगे तो वो 25 रुपए का बर्गर 75 रुपए में बेचेगा। कैंटीन को चलाने के लिए आपको चाहिए होटल मैनेजमेंट के लोग, तो आईएचएम पूसा से रिक्रूट करके ले आइए। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो दिस वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। फोरमैन कोई इंसान नहीं होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स इन विच पीपल वर्क बेसिकली। गॉट इट क्लियर? और उसी पर्टिकुलर हेड को हम क्या बोलते हैं? फोरमैन बोलते हैं। तो अगर आप बोलें हाँ हमारे एक अंकल हैं जान पहचान के, उनकी जॉब लगी थी एज अ फोरमैन इन सो कॉल्ड टाटा लोकोमोटिव्स, तो फोरमैन इज द नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, क्लर्क, लाइकवाइज, तो दैट पर्सन इज नोन एज फोरमैन। ये मत सोचिएगा 4 लोग हैं। व्हाट इट? क्वेरी प्लीज आस्क। तो बच्चों आपके सामने कुछ लोग आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे टीम है प्लानिंग इंचार्ज की, और राइट साइड में टीम किसकी है? प्रोडक्शन इंचार्ज की। मुन्ना मिस्त्री नाम तो सुना ही होगा,
इसकी एक मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप है, सारा काम ये खुद करता है, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है कि इतने लोगों को इन्वॉल्व कर पाए। बट इफ आई टॉक अबाउट टाटा लोकोमोटिव्स, इफ आई टॉक अबाउट टाटा ऑटोमोबाइल्स, वहां पे आपने हायर किया मिस्टर जेड को एज व्हाट चिल्ड्रन, प्रोडक्शन इंचार्ज, और मिस्टर वाई को एज व्हाट, प्लानिंग इंचार्ज। नो 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 नो, मिस्टर जेड इज प्लानिंग इंचार्ज, मिस्टर जेड इज प्रोडक्शन इंचार्ज। अरे वाई कोई भी नाम लिख लीजिए, नाम में क्या रखा है। तो इनके अंडर में चार तरीके के अगेन लोग नहीं होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि बिजनेस जितना बड़ा होगा डिपार्टमेंट्स में लोग उतने ज्यादा होंगे। तो अगर आप एक ढाबा चला रहे हैं, आपके पास दो कुक होंगे मैक्सिमम, एक तंदूर में रोटी बनाएगा और एक रोटी के अलावा दाल सब्जी चाउमीन मंचूरियन सब बनाएगा। उसका चाउमीन भी भिंडी की सब्जी की तरह लगेगा, मंचूरियन भी आपको दाल की तरह लगेगा। बट अगर आपने बहुत बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार टाइप रेस्टोरेंट खोल लिया, आप वहां पे चाइनीज थाई कॉन्टिनेंटल सी फूड पता नहीं क्या क्या कीड़ा कॉकरोच सब बेचते हो, 12 कुक हैं आपके यहाँ, कितने, 12 कुक हैं। कितने कुक हैं, 12। चाइनीज का कुक अलग है, देर आफ्टर आपने इंडियन फूड बनाया उसका कुक अलग है, पंजाबी फूड के लिए कुक अलग, मुगलई के लिए अलग। नहीं समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। अभी एक जगह हम शादी में गए थे, बड़ी भयंकर शादी थी, वो सूप का स्टॉल था चार तरफ, तो मेरे को लगा चार तरफ इसलिए लगाया गया है कि लोगों को इजिली सूप मिल जाए। एक तरफ टोमेटो सूप था, एक तरफ कोई दूसरा था, अच्छे अच्छे लटक रहे थे। नहीं स्वीट कॉर्न ये सब तो गरीबों की शादियों में था, हमारे जैसों की, वॉट इट क्लियर। तो एक ओल्ड स्टूडेंट था, उसके भाई की शादी थी मतलब, तो अभी उन्होंने रिसेंटली बाबा रामदेव को डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट की है, तो आप समझ सकते हो कितने टॉप शॉट होंगे जो 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। सो मैंने एक सूप पिया, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि भाई सो कॉल्ड दूसरा सूप भी ले लिया जाए। देखा तो वहां दूसरा सूप चल रहा था, चारों कोनों में चार अलग अलग सूप, और देखने में एकदम चिंकी स्टाइल लग रहा था आदमी। तो मैंने पूछा उससे, जानने वाले से, मैंने कहा दीज पीपल आर फ्रॉम न्यू दिल्ली। नो सर, वी हैव कॉल्ड देम फ्रॉम वियतनाम एंड द नेम ऑफ द इवेंट मैनेजर वॉज गूंज, दिल्ली का बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर है। तो फिर मैंने गूगल किया कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा कितना होगा, तो मेरी अनपढ़ मैथ जितना बोल पाती, लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का वो पूरा सेटअप था चिल्ड्रन। तो मैं तो 2-3 कटोरा सूप ही लपेट गया। वो शीशु और शूशु पता नहीं क्या मिल रहा था वहां पे, कुछ चाइनीज डिश वगैरह, हाँ सुशी पुशी कुछ था, मेरे को तो नहीं पता था। माय डॉटर सेड पापा इसको सुशी बोलते हैं। मैंने कहा दिस इज सुशी, देन मेरे सुई, तो फिर सुई घर में चुगोएंगे आपको चल के। व्हाट इट, मोमोज भी था। और कलाकार कितने हैं, पहले आधा घंटा भिखारी की तरह खड़े रहिए, सर वी आर प्रिपेयरिंग दिस, पैसा इतना लपेट लो आदमी से और मिले थोड़ा सा खाने को, आराम आराम से बना रहे हैं। तो वियतनाम से सूप वाला आया था। अच्छा वही वही वही, हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ मतलब हम लोग तो मोमोज ही बोलते हैं, हमको तो अरुणाचल प्रदेश वाले भी चाइनीज ही लगते हैं भाई। हाँ वो डम्पलिंग बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। खाया मैंने ठीक ठाक, शगुन भी दिया था ठीक ठाक, समझ में आ गया बच्चों। तो वहीं पे मैंने देखा कि वैसे तो सूप के स्टॉल में एक ही आदमी का सब सूप बनाएगा, वरना सूप बनाने वाले भी चार अलग अलग स्पेशलिस्ट थे चार सूप के। समझ में आई बात कि नहीं आई बात। तो ग्रीन दाल बनाने वाले अलग लोग हैं, ब्लैक दाल बनाने वाले अलग लोग हैं। तो ये मत सोचिएगा प्लानिंग इंचार्ज छोटे बिजनेस में एक इंसान हो सकता है, बड़े बिजनेस में प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर 4 प्लानिंग इंचार्जेस भी हो सकते हैं। तो ये सब मत बोलिएगा कि वन मैन वन शो है। समझ में आ गया। तो हम जितना भी पढ़ते हैं ना बच्चों, डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ते हैं। क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन। छोटा बिजनेस है एक ही इंस्पेक्टर हो सकता है, बड़ा बिजनेस है तो चार। टाटा वालों ने 4 इंस्पेक्टर्स रखे हैं, एक कार का इंटीरियर इंस्पेक्ट करेगा, एक कार के इंटीरियर के म्यूजिक सिस्टम को और एसी को सिर्फ इंस्पेक्ट करेगा, एक इंसान कार के एक्सटीरियर को इंस्पेक्ट करेगा कि सारे पहिए में नट बोल्ट ठीक से टाइट हो गए या नहीं हो गए। व्हाट इट क्लियर। आप कभी कार के सर्विस सेंटर में जाए, सर्टिफाइड सेंटर्स जो होते हैं, एक मैकेनिक होता है जिसको कार दी जाती है सर्विस करने के लिए, जो धोने वाली पार्टी होती है कार को वो अलग होती है, जो इंजन ऑयल चेंज करने वाली पार्टी होगी वो अलग होगी। पूरे सर्विस सेंटर का एक सुपरवाइजर होगा जो देखेगा टाइम पे गाड़ी डिलीवर हो रही कि नहीं हो रही है। और इसके भी ऊपर बच्चों कंपनी का एक आदमी वहां पे विजिट करता है हमेशा डेली बेसिस पे कि कंपनी का ब्रांड नेम तो खराब नहीं हो रहा। नहीं समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। मैंने अपनी कार की फर्स्ट सर्विसिंग कराई, लेक्चर रिकॉर्ड पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अमित दीप मोटर्स इलाहाबाद के हैं, लोग तो बहुत अच्छे हैं। कार को पता है कैसे धो रहे थे,
होली वाली पिचकारी लेके पिच पिच कर रहे थे, कपड़ा मार रहे थे। मैंने कहा वॉश इट प्रॉपरली। कह रहे सर दिस इज ग्रीन वॉश। मैंने ग्रीन वॉश, 1200 रुपए ले लिए सर्विसिंग, ग्रीन वॉश। कह रहे सर सेविंग वाटर, बेंगलुरु में ऐसा ही चलता है। मैंने कहा दिस इज नॉट बेंगलुरु, वहां पे तो पानी की शॉर्टेज है, यहाँ पे कहाँ शॉर्टेज है। उसके बाद ठीक से साफ भी नहीं किया, गंदे संदे कपड़े से गाड़ी साफ कर दी। वो तो मेरे पास 3M का कपड़ा था, मैंने इससे साफ करो चलो। और फिर वो अमितदीप मोटर्स पे मारुति सुजुकी के एक पर्सन थे, कह रहे सर आपकी कोई कंप्लेन है। मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करी, मैं कंप्लेन दे रहा हूँ अपनी। तो फिर एक हफ्ते बाद मारुति से अपॉलॉजी लेटर बस आ गया। मेरे को लगा बैंक में भी कुछ आया होगा, कुछ नहीं आया। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। प्लानिंग इंचार्ज एक भी हो सकता है, एक से घर में ढेर सारी मम्मियां हो सकती हैं। सर ढेर सारी मम्मी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे मतलब चाची जी भी तो मम्मी है किसी ना किसी की, दादी माँ भी मम्मी है, छोटी चाची, बड़ी चाची, समझ में आ गया, ढेर सारी चाची। व्हाट इट क्लियर? कुछ लोग घर में लड़ाई लगवा दी चाची और ताई जी के बीच में, बच्चे आपस में सट्टा खेल रहे हैं। लड़ाई अगर 3 दिन चली तो 100 का 150, एक ही दिन में रिजॉल्व हो गई 100 का 110। ये सब हरकतें भी ज्वाइंट फैमिली में चलती है बहुत ज्यादा। चलिए, तो इसके अंडर में 4 डिपार्टमेंट्स हैं बच्चों। पहला डिपार्टमेंट क्या है? रूट क्लर्क। एक भी हो सकता है, ढेर सारे लोग भी हो सकते हैं। किस प्रोसीजर में प्रोडक्शन चलेगा? यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। कार का जो प्रोडक्शन होता है, पहले कार का जो बेस होता है, चेसिस जिसको बोलते हैं, वो सो कॉल्ड प्रोडक्शन लाइन पे अपलोड होगी। उसके बाद गाड़ी की बॉडी आएगी, उसके बाद इंजन का फिटमेंट होगा, उसके बाद सीट्स वगैरह लगेंगी, एकदम आखिरी में टायर वगैरह लगाया जाएगा। हु इज गोइंग टू डिसाइड दिस? रूट क्लर्क। मैं आपके स्कूल का एग्जांपल देता हूं। एनुअल फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स होता है। पहले वो दिया जलाते हैं, प्रेयर टू गॉडेस सरस्वती या नटराज वगैरह वगैरह। उसके बाद वंदना आंटी को बुला लाते हैं। अब ये कौन है सर? सरस्वती वंदना। समझ में आ गया। उसके बाद गणेश जी पूरा ना मान जाए तो गणेश वंदना। तो कौन डिसाइड करेगा पहले क्या बाद में क्या? बीच में एक से दूसरे कार्यक्रम के बीच में गैप होगा, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए फिलर आ गया, किसी नौटंकी को ले आए। अब नौटंकी बड़ी करवानी है, लोग मिल नहीं रहे हैं, चलो स्पीच डाल दो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो। तो ये प्रिंसिपल के साथ स्कूल का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। इट इज रूट क्लर्क। समझ में आ गया? मोदी जी अभी जा रहे थे बनारस, मेरे को फोन किए चलोगे? मैंने नहीं, आई एम बिजी विद द क्लास एज यूजुअल। मैं उनका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट पर डाल दिया है। तो वहां का लोकल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा कि एयरपोर्ट से किस रास्ते से उनको मंदिर लेकर आना है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो दिस इज अगेन द वर्क ऑफ होम चिल्ड्रन, रूट क्लर्क। आपके पापा भी मॉर्निंग में ऑफिस जाते होंगे अपने, या जॉब करते हैं, व्हाट्सएवर इट इज, तो वो भी डिसाइड करते हैं ना उनके दिमाग में किस रास्ते से जाना है। इसको ना लिखाना रूट क्लर्क के ना अंडा मिलेगा कि भाई कैसे हमको आज ऑर्डर किस चीज का प्लेस करना है, क्या शॉर्टेज है, किसके साथ मीटिंग करनी है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कौन डिसाइड करेगा? रूट क्लर्क। अंडरस्टूड? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कितने बजे दुकान खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, फैक्ट्री में मशीन कितने बजे स्टार्ट होगी, कब बंद होगी, कितने बजे इंप्लॉय आएगा, कितने बजे जाएगा, जॉब जो दिया है उसको काम करने में, कंप्लीट करने में कितना समय लगा और कितनी लागत आई। हु इज गोइंग टू डिसाइड चिल्ड्रन? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहां पे हमको जरूरत पड़ती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की। किन की बच्चों? पुराने जमाने में ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोला जाता था। वर्क्स अकाउंटेंट इसलिए क्योंकि फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री को वर्क्स बोलते थे। कोर्स एकदम दलिद्र टाइप का था, पिटा हुआ था, औकात बढ़ाने के लिए नाम बदल दिए। समझ में आ गया? तो आजकल तो हमारे पास कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कैलकुलेट कर देते हैं हमारे लिए कितनी कॉस्ट आएगी और कितना इस काम में टाइम लगेगा। समझ गए सब लोग? डिसिप्लिनेरियन। जज साहब बोलते हैं ना कोर्ट में, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप कहेंगे पेट भरा है, नो ऑर्डर। समझ में आ गया? मतलब शांत रहे, ही इज डूइंग व्हाट? डिसिप्लिन। टीचर भी डस्टर पटकता है, कुछ लोग बच्चों की मुंडी पटक देते हैं आपस में। समझ में आ गया? और टीचर ज्यादा त्रस्त हो गया तो क्लास छोड़ के चला जाता है। बट मैक्सिमम केसेस में बच्चा कहता है आज ना जाएंगे, आज होमवर्क कंप्लीट नहीं है। तो व्हाट इज द चिल्ड्रन? डिसिप्लिन। तो फैक्ट्री में भी देखना है, ऑफिस में भी देखना है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। सर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़िया लड़ाई झगड़ा करें, वीडियो डालें, यूट्यूब पर अपलोड करें, ब्रांड आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नहीं है। काम जो हो रहा है वो मिस हो जाएगा, जो सो कॉल्ड कंपनी के जॉब आवर्स हैं वो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड अ डिसिप्लिनेरियन। सर ये कौन होता है? लोगों को हायर किया जाता है, बट मेजोरिटी केसेस में बिजनेसमैन क्या सोचता है? लेट अस गेट पीपल फ्रॉम डिफेंस। तो आपके स्कूल में भी जो डीन्स होते हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं, वो भी प्रिंसिपल के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं, एंड दे मेंटेन व्हाट चिल्ड्रन?
डिसिप्लिन। आपने देखा होगा असेंबली में भी टीचर्स टहलते रहते हैं, एट दैट टाइम दे आर डिसिप्लिनेरियंस। समझ में आ गया? एंड डिसाइड करेंगे कौन से बच्चे किस तरफ से अपनी क्लास में जाएंगे, रूट क्लर्क। समझ में आ गया? असेंबली को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एग्जाम में तो शॉर्ट असेंबली, एग्जाम नहीं है, मौसम बढ़िया है, आज पूरा एनुअल फंक्शन ही करवा देते हैं, कुछ लोग बीच में टपक जाते हैं, इट इज टाइम। समझ में आ गया? कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क इशू वेरियस इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स टू कैरी ऑन द जॉब। एक टू व्हीलर फोर व्हीलर सर्विस सेंटर का एग्जांपल देते हैं बच्चों। सवेरे लोग जाके अपनी कार या बाइक वहां पे पार्क करते हैं, उनसे पूछा जाता है फ्री सर्विस है कि पेड सर्विस है, कुछ स्पेसिफिक डिफेक्ट है तो बता दीजिए, नहीं तो जनरली तो हम सब चेक कर ही लेंगे। ये काम सुपरवाइजर करेगा। और मान लीजिए 10 मैकेनिक्स वर देयर एंड 35 व्हीकल्स केम, तो एवरेज हर मैकेनिक को 3 से 4 व्हीकल्स दे दी जाएंगी। तो वो सुपरवाइजर जो जॉब कार्ड बनाता है वो ये काम करेगा। इट इज कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। स्कूल में आपके टीचर्स भी आपको इंस्ट्रक्शन देते होंगे, भाई ये होमवर्क करके आ जाना, बच्चे हंसने लग जाते हैं। होमवर्क, सर उतने ही पढ़ने लिखने वाले होते तो यूएस में ना पैदा हो गए होते, हिंदुस्तान में सर मौज करने के लिए स्कूल आते हैं। तो टीचर का ये काम क्या होगा चिल्ड्रन? कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। मम्मी भी शाम को 6:30 बजे बचपन में आपको बैठा देती, 2 घंटा मार के बैठ मैथ्स का सवाल कर, मैं खाना बना के आ रही हूं। तो मम्मी इज वर्किंग एज कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। आपके बड़े भाई बहन को, या आप ही अगर बड़े भाई बहन है तो देखेंगे, बोलेंगे देखना सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इट इज टाइम क्लर्क। समझ में आ गई बात? फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन इंचार्ज भी 4 लोगों के ऊपर अपना बॉस बन जाएगा। इंस्पेक्टर चेक करेगा जो सामान बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या खराब। कभी आपने घर में अगर हलवा बनते हो देखा हो? सर हलवा सर कभी कभी बनता है, चलिए दाल का एग्जांपल लेते हैं। दाल बन रही है, मम्मी ने कहा जरा चेक कर लो सही है कि नहीं। आपने कड़छी से दाल निकाली, पिए, फिर बोल दिए, मम्मी ने सूतना चालू कर दिया आपको। व्हाट मम्मी विल डू? उन्होंने दाल थोड़ी सी कटोरी में पोर की, पढ़ी लिखी आपकी तरह नहीं है, और उसके बाद चम्मच से टेस्ट कर लिया कि सही है या गड़बड़। मम्मी को लग रहा है एकदम मिर्चा उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, बट घर में गेस्ट आ रहे हैं तो चिंतित थी, आपने और मिर्चा झोंक दी, मम्मी ने मिर्चा आपकी आंख में डाल दी। तो मम्मी वाइल चेकिंग द क्वालिटी ऑफ दाल दैट इज बीइंग कुक्ड इज एक्टिंग एज एन इंस्पेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? शादी ब्याह के समारोह में गए हों तो कुछ काला कोट पेट पहने वॉकी टॉकी लिए लोग घूमते रहते हैं, तो नौटंकी बढ़ गई आजकल। तो ये वो इवेंट मैनेजमेंट वाले दलितर होते हैं। इनके कुछ लोग खाने की क्वालिटी भी चेक करते रहते हैं, मुंह मार मार के उसमें खाने में। दे आर ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन? इंस्पेक्टर। जब आप घर में पढ़ते हैं मम्मी मंडराती रहती हैं, आप बनते हैं धरती और मम्मी चंद्रमा, तो मम्मी इज एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन? इंस्पेक्टर की ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। रिपेयर बॉस, अगर मशीन वगैरह ब्रेक डाउन हो जाए चिल्ड्रन, आई रिपीट मशीन वगैरह ब्रेक डाउन हो जाए, तो इन दैट केस रिपेयर करने के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। दैट पर्सन इज अ रिपेयर बॉस। नहीं समझे? तो जब मैं आपका होमवर्क चेक करवाता हूं अकाउंटेंसी में, आई एक्ट एज अ रिपेयर बॉस। व्हेन आई रिजॉल्व योर क्वेरीज आई एक्ट एज अ रिपेयर बॉस। व्हेन आई आस्क भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई एम एक्टिंग एज एन इंस्पेक्टर। सर ये गाड़ी में बैठा देगा सबको धूम 3? नो। अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन से काम में रुकावट आ रही है तो हम उस हर्डल को हटाने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ दैट पर्सन और डिपार्टमेंट इज स्पीड बॉस। मतलब ये वो लोग होते हैं जो एनालाइज करते हैं कौन सी फालतू की एक्टिविटीज की जा रही हैं, जिसको अगर हटा भी दिया जाए। जैसे टीचर बच्चे को बोलेगा भाई अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो कॉपी के पीछे मत करो, साइड में रफ वर्क का एक मार्जिन खींच लो, ताकि पेज पलटने में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। एट दैट टाइम द टीचर इज एक्टिंग एज अ स्पीड बॉस। समझ में आ गया? आपकी चाची जी बड़ा धीरे धीरे रोटी बेल रही हैं, मम्मी ने कहा बड़ा आसान है, क्या जोमेटो में ऑर्डर कर दूं? अरे नहीं, रोटी मेकर आया था, उसी में रोटी का वो होती है ना लोई बोलते हैं जिसको, पच पच करते जाओ। आपने कहा मम्मा और आसान है, ऐसे रखो चप्पल से चट्ट से मारो फ्लैट हो जाएगी। इट इज स्पीड बॉस। या सड़क पे रोटी गिरो तो गाड़ियां जाएंगी ऊपर से, तो और इट इज स्पीड बॉस। समझ गए? गैंग बॉस, नेतागिरी गुटबाजी? नो। मशीनरी मटेरियल टूल्स, इनका सही हिसाब किताब क्या होगा? दे फोकस ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज प्लांट लोकेशन चिल्ड्रन। आप पढ़ेंगे, लोकेशन की स्पेलिंग वो सही कर दें जरा, प्लांट लोकेशन चिल्ड्रन, कहां पे किस तरह की मशीन को लगाया जाए। रेलवे स्टेशन आप गए होंगे बच्चों,
जनरली एसी फर्स्ट या टू टीयर का जो वेटिंग हॉल होता है, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स में ऐसी ही जगह होता है जो इजिली एक्सेसिबल हो, एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे नहीं होता है। आप जैसे एंटर किए लेफ्ट राइट थोड़े से डिस्टेंस में नजर आ जाएगा, सो दैट लोगों को कंफर्ट महसूस हो। हु डिसाइड्स दिस? द रेलवे स्टेशन सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंचार्ज, स्टेशन मास्टर। एट दैट टाइम स्टेशन मास्टर इज वर्किंग लाइक अ गैंग बॉस। समझ में आ गया? आपको अनाउंसमेंट नजर आता होगा, गाड़ी संख्या इसमें पानी की कमी है, जल्दी से पूरा करें इसको। तो वो जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो क्या हो रहा है, और बोल रहा है जल्दी पूरा करें, गाड़ी को डिपार्ट करना है, देन इट इज स्पीड बॉस। रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन खड़ी होती है, टन टन करके चेक करते हैं ना, एक कोई डिवाइस होती है, अगर उसकी आवाज में फर्क आ गई मतलब देयर इज सम डैमेज, देयर इज सम डैमेज। तो ये काम भी किसका है बच्चों? रिपेयर बॉस का है। और कुछ लोग स्टेशन पे खड़े रहते हैं और वो डिब्बे का कोच नंबर नोट करते हैं। सर क्यों, डिब्बा चोरी नहीं हो गया? हो जाता है, डिब्बा तो चोरी नहीं होगा, इन्वेंट्री मेंटेन करने में किस ट्रेन में कौन से सीरियल नंबर का डिब्बा लगा है। ही इज द इंस्पेक्टर, यू कैन से। लॉजिक अंडरस्टूड? सब लोगों का क्या क्या काम है, चला पक्का? तो हाँ, यस, बॉस की टर्म को यूज किया गया है सर। हाँ बॉस यूज किया गया है, बट इन दैट केस गैंग बॉस एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। क्या इंडियन रेलवे में एक गैंग बॉस होगा? आंसर हर प्लेटफॉर्म पे चाहिए आपको। तो ओवरऑल एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क में एक हो सकता है, बट जब काम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करें, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं और पब्लिक में 3, क्या जरूरत है 3 की? सर एक मर गया तो, अरे मर नहीं गया, एक से भले 2, 2 से भले 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब बिगड़ ही गया तो क्यों तिगड़ी महसूस की थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों रखे जाते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आ पाए। तो ये अगर आप तोते की तरह रट लेंगे तो आप फंस जाएंगे। ओके, समझ में आ गया? ये जरूरी नहीं है। अरे मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया में 6 जगह ऑफिस है उनका, तो उनका इंस्पेक्टर एक ही होगा। जो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, जो गूगल को उनको देना है, या एतिहाद एयरलाइंस को देना है, या एयर इंडिया को देना है, या जैगवार को देना है, एक ही होगा? एब्सोल्युटली नॉट, देयर में भी मेनी। Amazon की बात कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी देते हैं, रूट क्लर्क एक होगा? ऑब्वियस सी बात एक नहीं होगा। तो भाई जो पहाड़ी एरिया है वहां पे डिलीवरी टाइम कुछ और होगा। दिल्ली में इनके मैक्सिमम वेंडर्स हैं, तो दिल्ली में डिलीवरी एक दिन में हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? मान लीजिए आपने कोई सामान ऑर्डर किया अमेजोन पे, 150 रुपए का पीस है तमिलनाडु में, 190 रुपए का पीस है लखनऊ में, तो कहां से ऑर्डर करेंगे आप? 150 वाले वेंडर से। तो 150 वाले वेंडर का ऑर्डर तमिलनाडु जाएगा, तो वहां से आप तक प्रोडक्ट आने में टाइम ज्यादा होगा। लखनऊ से यूपी के इलाहाबाद में प्रोडक्ट आ रहा है तो टाइम कम होगा। तो भाई दोनों के रूट क्लर्क क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इज दैट क्लियर? दूर से सामान आ रहा है, टाइम इज डिफरेंट। अब टाटा वाले हैं, मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर 15 मिनट में नहीं बनता, महीनों लगते हैं, बट कार का प्रोडक्शन तो हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। सर 10 मिनट? यहाँ पंचर नहीं बनता सब 10 मिनट में, 8 घंटे में कम से कम 50 गाड़ियां बन रही हैं, तो एवरेज लगा लीजिए एक गाड़ी 15 मिनट में बनी कि नहीं बनी है। तो यहाँ पे अगेन 2 टाइम क्लर्क चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए अलग और टाटा लोकोमोटिव्स के लिए अलग। एक बिजनेस में, एक ऑफिस के अंदर आई कैन डेफिनेटली से कि दे आर ओनली 1 इन ईच नंबर बेसिकली। समझ में आ गया? बट अगेन आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लासेस आर गोइंग प्रॉपरली और नॉट? भाई साइंस के कोऑर्डिनेटर्स अलग होंगे, कॉमर्स के अलग, तो 2 हो गए कि नहीं हो गए? व्हाट इट क्लियर? हाँ ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल विल बी ओनली 1। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? समझ गए? तो रटना नहीं है, ये सब डिपेंड करेगा लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, लेवल ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन कितना बड़ा है। अब मारुति है, पेट्रोल कार्स भी बनाता है, सीएनजी कार्स भी बनाता है, तो पेट्रोल कार्स की भी क्वालिटी चेक करनी है और सीएनजी की भी। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, एक इंसान काम ही नहीं मैनेज कर पाएगा, तो इंस्पेक्टर। पुराने जमाने में चाट की दुकान पे वैरायटी बहुत कम होती थी, एक चाट वाला ठेला लेके मोहल्ले में आता था, वही सब करता था। बट अब चाट में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो गया, तो क्या चाट की दुकान पे एक आदमी नजर आता है? कितने नजर आते हैं? सर हमको छोड़ दे तो 5 है वहां पे, 3 4 नजर आते हैं कि नहीं आते? तो आप क्या बोल सकते हैं एक होगा? और जो मेन ओनर था, जो पहले चार्ट बनाता था, वो आजकल सिर्फ पैसा गिनता है बस। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए झटपट लिख लिया इसको सबने? हाँ जी बोलिए। प्रोडक्शन इंचार्ज के काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकता है, छोटे बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर में बताया तो, मुन्ना मिस्त्री सब काम खुद ही करते हैं। आई डू द प्लानिंग when what is to be taught, from where it is to be photostated, and I am the teacher also who is teaching। तो मेरे केस में प्लानिंग और प्रोडक्शन एक ही हो गया।
आई सी टू इट की पहले कौन सा एग्जाम्पल लेना है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, बाद में कौन सा। आई एम द रूट क्लर्क। कितना टाइम लगेगा किस कंटेंट को पढ़ाने में, उसके लिए क्या एग्जाम्पल फ्रेम करना है, लागत क्या आएगी, अकॉर्डिंगली रेवेन्यू फी वुड बी डिसाइडेड। आई एम द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, हेडमास्टर से कंप्लेन कर दो, पेरेंट्स को बता दो, आई एम द डिसिप्लिनेरियन। होमवर्क इंस्ट्रक्शन इशू करना है, किसको कैसे सॉल्व करना है, क्या पढ़ाई कैसे होनी है, एमसीक्यू पेपर कैसे होना है, इट इज कार्ड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, मैं ही काम कर रहा हूं। आई विल सी टू इट स्टूडेंट्स आर स्टडिंग प्रॉपरली, दे आर फॉलोइंग अप द लेक्चर और नॉट, न्यूमेरिकल ठीक सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी आंसर ठीक लिख पा रहे हैं कि नहीं। आई एम एन इंस्पेक्टर। बच्चा गलती कर रहा है, पड़ोसी को लग लूंगा सही करने के लिए, आई एम द रिपेयर बॉस। और अगर मेरे को लग रहा है आप कुछ कैलकुलेशन कुछ कंटेंट फालतू में लिख रहे हैं, 2 नंबर का आंसर 4 लाइन का लिखना है, आप 2 पेज लपेट दिए उसके ऊपर इंडिया गॉट टैलेंट, आई विल रेक्टिफाई यू, भाई इतना फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। एंड जब कुछ आप गड़बड़ी करेंगे, जब आपको लग रहा है सर मेरी कॉपी चोरी हो गई, सर मेरे नोट्स चोरी हो गए, तो आई मेक श्योर कि उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास हो जाए। तो ये सारे काम कौन कर रहा है मेरे केस में है, मैं खुद कर रहा हूँ। कंपनीज हो तभी तो इतना ढेर सारा बनाया जाता है। अगर किसी के मतलब कुछ वो आ गया मतलब वो तो भूत हो सकता है। हाँ प्रॉब्लम आ गई तो हाँ, कोई और डिपार्टमेंट इसका देख सकता है। नहीं हमको पहले डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, यही तो काम है प्लानिंग इंचार्ज का। ये तो वही बात है कि आपके स्कूल में 15 क्लासेस थी, एंड एट ऑल टाइम क्लास में कोई ना कोई टीचर चाहिए, तो आपने 15 टीचर हायर कर लिए। आपने ये सोचा ही नहीं कि कोई टीचर एब्सेंट होगा या जॉब छोड़ के भाग जाएगा, तो उसका काम कौन करेगा। क्या आप पप्पू जमादार को भेज देंगे क्लास में, बिल्कुल नहीं। तो ये प्लानिंग तो आपको पहले करनी पड़ेगी, इसलिए तो आपको पढ़ाई कराई जा रही है। कल को मान लीजिए आप एक कैफेटेरिया खोलें, तो आपको एज अ प्लानिंग इंचार्ज सोचना पड़ेगा कि कितने तरीके के लोग आपको चाहिए, अकॉर्डिंगली आप स्टाफिंग करेंगे उन सबकी। इज दैट क्लियर। एक चाय की दुकान है बस आपकी, अकेले मैनेज हो जाएगी, आप खुद ही काम कर लेंगे। बट चाय की दुकान पे कम से कम हर आवर में 100 लोग आते हैं, तो भाई आपको एक डिलीवरी करने वाला आदमी चाहिए, एक बनाने वाला चाहिए, समझ में आ गया, एक पैसा लेने वाला आदमी चाहिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा स्पैन ऑफ बिजनेस के ऊपर। बिजनेस जितना बड़ा उतना ज्यादा आपको ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। समझिए बात को। चलिए, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में ही सबके सब लोग आएंगे बच्चों, और इसके अंडर में कौन आते हैं, वर्कर्स। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फैक्ट्री मैनेजर किस लेवल पे होता है और प्रोडक्शन मैनेजर या प्लानिंग मैनेजर भी किस लेवल पे होते हैं, तो योर आंसर वुड बी दैट दे ऑल आर इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कहां से हो जाएगा भाई, टॉप लेवल में कहां से हो जाएगा, खुद सोचिए। टॉप लेवल में तो पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले लोग बनेंगे, ओ सॉरी पॉलिसी बनाने वाले, तो दे आर इन मिडिल मैनेजमेंट। समझ गए इस बात को। बट दीज पीपल हु आर एम्प्लॉयड चिल्ड्रन, दे आर एट विच लेवल, ये ऑपरेशनल लेवल पे हैं या जिसको आप लोअर लेवल बोलते हैं, गॉट इट क्लियर। और ये उसके भी नीचे आ गए, इज दैट क्लियर। लेकिन प्लानिंग हाँ प्लानिंग करता है, बट प्लानिंग किस चीज की करता है, पॉलिसी नहीं बनाता बिजनेस की। फैक्ट्री में जो वो काम होना है उसकी प्लानिंग करता है ये, तो ये पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कर रहा है। प्लानिंग तो ये भी करता है कब मेरे को एम्प्लॉयर को धोखा देना है, कब मेरे को झूठ बोल के छुट्टी लेनी है, प्लानिंग तो सेटिंग तो सब करेंगे। समझ में आ गया। तो पॉलिसी की प्लानिंग जो करते हैं वो टॉप लेवल होता है, वर्किंग का जो एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे वो मिडिल लेवल होता है, और जो अपने लेवल पे काम करेंगे वो ऑपरेशनल, और जिनसे काम कराएंगे प्लानिंग वो भी करेंगे। पढ़ा नहीं था, प्लानिंग इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल, बट किस चीज की प्लानिंग है, समझ में आ गया। लिख दीजिए झटपट फास्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर चलन। सो डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम ये क्या होता है। आपके घर में व्हाइट वॉश करने को इंसान आया और पापा कह रहे हैं तुम्हें हम 600 रुपए पर डे का देंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज नोन एज टाइम wage system. What? Time wage. But if the worker says I'll be charging 10 rupee per piece manufactured, जितने पीस मैन्युफैक्चर करेंगे 10 रुपए के हिसाब से पैसा लेंगे, इट इज नोन एज चिल्ड्रन
पीस वेज सिस्टम। व्हाट? पीस वेज। अगर वर्कर कामचोर छाप है, एकदम कामचोर है, किसमें इंटरेस्टेड रहेगा? टाइम वेज। और अगर वर्कर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है चिल्ड्रन, तब वो किसमें काम करेगा? पीस वेज में। तो आपने अगर घर में कभी फ्लोरिंग का काम करवाया हो, टाइल्स वगैरह का, दोज पीपल चार्ज मनी इन स्क्वायर फीट। जितने स्क्वायर फीट टाइल लगाएंगे, 15 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर चार्जेस ले लेंगे। 100 स्क्वायर फीट काम करेंगे तो 1500, 200 स्क्वायर फीट किए तो 3000। बट वो जो मजदूर और पेंटर आते हैं, वो सब दिहाड़ी मजदूरी बोली जाती है इसको। दे चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ पर डे। समझ में आ गई? तो एफिशिएंट वर्कर्स को ज्यादा पैसा दिया जाएगा और इनएफिशिएंट वालों को कम। और इसमें मिनिमम टारगेट भी फिक्स कर देते हैं, भाई मिनिमम इतना आउटपुट तो चाहिए ही चाहिए, अगर वो भी नहीं अचीव किया तो यू विल बी गेटिंग जीरो मनी। इज दैट अंडरस्टूड? लिख लीजिए। चलते हैं आगे बच्चों। सो स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स कर दिया कि भाई मिनिमम आपको सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट तो प्रोड्यूस करना है। लेटस से 100 पीसेस अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो वील पे यू 2000 रुपीज पर 100 पीसेस। और इसके ऊपर जितना काम आप एक्स्ट्रा करेंगे, वील बी गिविंग यू ₹40 पर पीस। आई रिपीट, ₹40 पर पीस। और अगर 100 से कम प्रोड्यूस किया, लेटस से 50, तो आपको हम 800 कर देंगे। और अगर 50 से भी कम प्रोड्यूस किया, आप समझ लीजिएगा कि आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे मत्था टेकने आए थे बस। समझ में आ गया? सो मिनिमम वेजेस आर नॉट गारंटीड। तो एम्प्लॉय बोलेगा व्हाई नॉट गारंटीड? सरकार तो देती है। कह रहा जाओ सरकारी काम ज्वाइन कर लो। मनरेगा, याद है बच्चों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले प्रोग्राम था, फिर ये कानून बन गया। समझ गया इस बात को? तो मिनिमम वेजेस आर नॉट गारंटीड। तो ये मिनिमम वेजेस वाला कॉन्सेप्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही चलता है कि इतना पैसा तो देना ही देना है। विदेशों में ऐसा नहीं है। इवन अगर आपने मैकडोनल्ड्स का एम्प्लॉयमेंट सुना हो, एट सो कॉल्ड काउंटर पे जितनी ऑर्डरिंग होती है, दे पे अराउंड ₹45 पर आवर चिल्ड्रन। अराउंड 45। आजकल शायद इनका रेट बढ़ के ₹80 हो चुका है, कुछ ऐसे ही था पहले। एक बार मैंने देखा था, वहां लिखा था वी आर हायरिंग, तो उनका रेट 135-80 ऐसे ही कुछ लिखते हैं लोग। तो आप 6 घंटे काम करेंगे तो 6 घंटे का पैसा मिलेगा, 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा। तो दिस इज डिफरेंशियल वेज सिस्टम बेसिकली। उसके बाद अगर आपकी ऑर्डरिंग बहुत ज्यादा है इतने टाइम पे बाकी वर्कर्स के मुकाबले, तो वील गिव यू इंसेंटिव एज वेल। समझे इस बात को? नहीं समझे? लिख दीजिए फास्ट। सो इन सारी स्टडीज का जिक्र हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर पे, झटपट बता देता हूं, डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। कितना समय लगता है किस काम को कंप्लीट करने के लिए? आपने पढ़ा था ना टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, उसको स्टडी किया जाता है और स्टडी क्या बोलते हैं? टाइम स्टडी। तो आपको भी ये टाइम स्टडी करनी चाहिए कि 3 घंटे का पेपर अगर बोर्ड में है, तो आपको उतना बड़ा पेपर मैं टेस्ट ले लेके 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में करवा दूंगा। व्हाट वी आर डूइंग? टाइम स्टडी। लोग रेसिंग करते हैं, टाइम नोट डाउन करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर 1.5-2 मिनट का है तो हमारा आधे मिनट का होना चाहिए। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? टाइम स्टडी। मोशन मतलब कितनी बार ऑफिस के चेयर की ओर से वॉशरूम गए, कितना अननेसेसरी मूवमेंट ऑफिस के अंदर आप कर रहे हैं। तो इसीलिए सब चीजें अगल बगल होनी चाहिए ताकि आपके अननेसेसरी मूवमेंट्स कम हो जाए। If we have multiple methods in doing a particular thing, we should be using the most cost effective and simplified method basically. फटीक स्टडी, काम करते करते दिमाग फट गया? नो। मोनोटोनस जब काम हो जाता है बच्चों, तो कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे मोनोटोनस एक्टिविटी खत्म हो जाए। बट हर बार तो रिक्रिएशन हो नहीं सकता। तो एक पर्टिकुलर पर्सन अगर क्लर्क का जॉब कर रहा है तो उसको असिस्टेंट की पोस्ट पे ले आओ, और असिस्टेंट का जॉब कर रहा है उसको क्लर्क पे ले जाओ। बट इसका मतलब ये नहीं कि बैंक मैनेजर खुद ही कैश काउंटर पे नोट गिनेगा, कैश काउंटर वाला पर्सन चपरासी की नौकरी करेगा, ऐसा नहीं है। सेम लेवल को इंटरचेंज कर देंगे। सेम लेवल को इंटरचेंज, जैसे आपके स्कूल में टीचर्स का टाइम टेबल होगा, कभी टीचर फर्स्ट पीरियड में आया, कभी थर्ड पीरियड में आया, ताकि मोनोटोनस ना हो जाए। तो इट इज व्हाट? फटीग स्टडी। समझ में आ गई बात चल रहा है? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।